हेलो स्टूडेंट्स। सो टिल लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि जो यूक्लिड्स ज्योमेट्री होते हैं उसके कुछ थ्योरम्स देखे थे हमने। तो वो लगभग हो चुका था। कुछ मैंने आपको एग्जाम बताया था, कुछ पोस्टुलेट्स बताया था, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी थी हमने। और जो बेसिक्स होता है बिल्कुल जो डिटेल में मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया था, डीप में जाके बताया था, तो उन चीज़ों का मुझे लगता है आपको अच्छे से आइडिया मिला होगा कि ओके ये सब चीज़ों का डेफिनेशन ये होता है, इन चीज़ों को ऐसे डिफाइन करता है। तो चलिए आज मैं आपको स्टार्ट करता हूँ एक नया चैप्टर बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि ऑलरेडी आपको पहले से पता होगा, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग नया भी देखेंगे, बहुत डिस्कस भी करेंगे, और बिल्कुल ही बेसिक से मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स। नाउ सी, लाइन्स एंड एंगल्स बिल्कुल सिंपल है। अब लाइन क्या होता है वो मैंने आपको बताया था। अ लाइन हैज़ अ लेंथ बट नो विड्थ एंड नो थिकनेस। आपको मैंने लाइन के बारे में ये बताया था। और एंगल क्या होता है तो देखते हैं। एक एंगल क्या होता है कि जहाँ पे दो नॉन कोलिनियर रेज। अब नॉन कोलिनियर रेज क्या होता है, मैंने आपको याद करो बताया था कोलिनियर रेज क्या होता है। कोलिनियर रेज क्या होता है कि एक के ऊपर दूसरा हो। तो अगर दो ऐसे लाइंस रेज हो जो बिल्कुल अलग अलग हो, ठीक है, और जिनका अब रेज क्या होता है, जिसका एक इनिशियल पॉइंट होता है। तो अगर दोनों रेज का सेम ही इनिशियल पॉइंट हो, कॉमन इनिशियल पॉइंट हो, तो वहाँ पे एक वर्टेक्स बनता है ना, जिस वर्टेक्स को हम लोग एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब एंगल का डेफिनेशन क्या बोलेंगे, चलो मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे दो रेज मैंने लिया, इधर जहाँ उनका इनिशियल पॉइंट सेम ही था, तो वहाँ पे जो वर्टेक्स बना है ना, वर्टेक्स मतलब समझ रहे हो ना, ये वर्टेक्स हो गया यही, तो उसे ही हम लोग एंगल कहते हैं। ठीक है, शीर्ष बना तो अगर इसका डेफिनेशन आपको जानना है प्रॉपर तो मैं लिखता हूँ, चलिए। एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर rays with a common initial point, common initial point, common initial point, initial point, ठीक है। the common initial point is called the vertex of the angle। ठीक है, जो बना उसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे, जो मैंने आपको बताया था। एंड टू रेज आर कॉल्ड दी आर्म्स। समझ रहे हो, हाथ जैसे होता है ना, आर्म ऑफ दी एंगल। अब समझिए इस चीज़ को कि ये दोनों, इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, इसके आर्म्स हैं। एंगल का दोनों हाथ हो गया और एक शीर्ष हो गया, मतलब वर्टेक्स हो गया। समझ रहे इस चीज़ को। तो अब इस चीज़ को लिखेंगे कैसे, अगर O इधर A इधर B है, ठीक है, तो इसके आर्म्स क्या क्या हो गए OAN OB। आर्म्स क्या हो गए OAN OB। और वर्टेक्स क्या हुआ O। तो जो वर्टेक्स होता है उसको हमेशा बीच में रखते हैं, और बाकी जो बचे दो पॉइंट उसे उनके बगल में लिखते हैं AOB। तो ये क्या हो जाता है, एंगल AOB। इन चीज़ों के बारे में आपको पहले से पता होगा, बट ये अपने सिलेबस में है, डेफिनेशंस भी, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें भी बता दूँ। ठीक है, तो एंगल AOB, और उससे पहले ये एंगल होता है। कई लोग इस एंगल को ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। कैसे लिखना है, जो नीचे वाला होगा वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा, मीन्स ऐसे, समझ रहे हैं आप, पैरेलल होगा अपने जहाँ से बुक के। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे बढ़ता हूँ, आगे देखते हैं कि अब एंगल को किस तरह से डिफाइन किया गया, कहाँ से मेजरमेंट उसका आया। तो जनरली अभी तत्काल हम लोग एंगल को डिग्रीज में मेज़र करेंगे। किस में मेज़र करेंगे, डिग्रीज में मेज़र करेंगे। अब डिग्री क्या होता है वो चीज़ को देखिए कि डिग्री स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो मैं बताता हूँ आपको कि यूनिट ऑफ, जैसे टॉपिक हो गया यूनिट ऑफ
मेजरमेंट, ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज क्या होता है, डिग्री होता है, ठीक है, क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज डिग्री, किसके लिए, एंगल के लिए, ओके, समझ रहे हैं आप। तो देखिए, तो वन राइट एंगल इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, स्टार्ट इस तरह प्रकार होता है कि वन राइट एंगल, अब राइट एंगल आपको पता है समकोण, तो वन राइट एंगल इक्वल्स टू होता है 90 और डिग्री को ऐसे लिख देते हैं, ये आप समझते होंगे, ठीक है। वन राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। अब कई बार होता है कि 1 डिग्री से भी चीज़ें कम हो जाती है, अब मतलब 90 डिग्री आपको समझता होगा, ये हो गया परपेंडिकुलर है 2 लाइंस, वो क्या हो गया, राइट एंगल हो गया, मीन्स ये कितना है, 90 डिग्री है, ये चीज़ आपको पता होगी कि ये 90 डिग्री है, ओके। अब अगर कई बार इससे भी कम एंगल होता है तो उस केस में ऐसे बोलते हैं कि 1 डिग्री का भी सब यूनिट होता है, जैसे होता है ना कि 1 रुपया से कम होगा तो पैसे में देखते हैं, है ना, मीन्स 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे, ऐसे होता है, सब यूनिट होता है, पहले किलोमीटर होता है, उसका सब यूनिट और होता है, मीटर होता है, और छोटा जाते हैं तो फिर और भी होते हैं, सेंटीमीटर होता है, और छोटा जाते हैं मिलीमीटर, तो उसी प्रकार एंगल का भी सब यूनिट होता है। तो 1 डिग्री को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 60 मिनट्स से, मिनट्स ऐसे ऊपर लिखा रहता है, जिसे हम लोग मिनट्स बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, मिनट्स, ये टाइम वाला मिनट नहीं है, एंगल वाला देखते हैं। और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, ये मैं एंगल का मेजरमेंट बता रहा हूँ कि अगर 1 डिग्री से छोटा हो गया तो क्या होता है, इसको आप टाइम से अभी फिलहाल रिलेट मत कीजिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब एक और मैं आपको एक्सियम बताता हूँ। एक्सियम क्या होता है, जो एक तथ्य है जिसे प्रूव नहीं कर सकते, तो एंगल से रिलेटेड भी एक एक्सियम होता है, मैं वो बताता हूँ कि एंगल एडिशन एक्सियम, एंगल का एडिशन एक्सियम क्या होता है। देखो बहुत ही सिंपल एक लाइन जो आपको लगता होगा कि ये तो पता ही है, तो मैं भी वही चीज़ लिख रहा हूँ और ये भी साथ में मैं बोल रहा हूँ कि उसे प्रूव नहीं किया जा सकता है कि इफ़ x इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल BAC, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा BAC में क्या हो रहा है, देन ऐसे लिख सकते हैं वो लोग, मेजरमेंट ऑफ एंगल BAC, ऐसे लिखा हो तो इसका मीनिंग क्या होता है, M एंगल BAC मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल BAC इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एंगल BAX प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल XAC। मतलब कि अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, सपोज ये एंगल है BAC, तो एक पॉइंट है एंगल के इंटीरियर में X, तो अब ये जो एंगल BAX होगा, BAX आप समझ रहे होंगे, BAX कौन सा हो गया, ये एंगल हो गया, तो BAX और XAC को ऐड करेंगे तो इसके इक्वल आएगा। तो ये भी एक एक्सियम है, आपको बोला जा सकता है। अब ये चीज़ें क्या होती है कि हम लोगों को पता होती है कि अरे हाँ वो तो होगा, लेकिन इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, एंगल एडिशन एक्सियम, क्या बोलते हैं, एंगल एडिशन एक्सियम। अब आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ एंगल एडिशन एक्सियम क्या होगा, आप तो उस चीज़ के बारे में जानते हो, लेकिन उसको ये बोला जाता है, आपको ये पता नहीं होगा, तो ये चीज़ अब आप याद रखना। अब जैसे देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल की बात करें, तो टाइप्स ऑफ एंगल मैं थोड़ा शॉर्ट में निपटा देता हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है। टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करूँ तो 3 टाइप के होते हैं। पहला राइट एंगल होता है, राइट है कि नहीं, पहला राइट एंगल होता है। दूसरा क्या होता है, अक्यूट एंगल होता है, अक्यूट एंगल होता है। समकोण, न्यून कोण और ऑब्ट्यूज एंगल होता है, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखो राइट एंगल में छोटा सा बनाता हूँ, ये राइट एंगल हो गया, अभी मैंने बताया था। एक्यूट अगर 90 से कम हुआ तो अक्यूट, 90 से ज़्यादा हुआ तो ऑब्ट्यूज, ठीक है। तो राइट एंगल बोल सकता हूँ कि एंगल इज इक्वल्स टू 90, अक्यूट के लिए लेस देन 90 ग्रेटर देन 0 एंड ऑब्ट्यूज के लिए ग्रेटर देन 90 लेस देन 180। यहाँ पे देख लेना, तो राइट एंगल में मैं क्या लिखूंगा कि इक्वल्स टू ये एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। इसमें क्या लिखूंगा, अगर ये थोड़ा ड्रॉ करूँ, AOB, ये A है, ये O है, ये B है, तो एंगल AOB इज़ बिटवीन 90 डिग्री एंड 0 डिग्री। और अगर वही 90 से ज़्यादा, अब यहाँ भी AOB कर देता हूँ, चलो छोटा सा बनाया है बट आप समझ जाओगे AOB। तो यहाँ पे एंगल AOB क्या होगा, इज़ लेस देन 180। अब पहली बात, 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अधिक कोण, समझ रहे आप, अधिक कोण 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 90 से कम भी नहीं होना चाहिए। तो आपके मन में सवाल आया होगा कि सर 180 से ज़्यादा हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, बताता हूँ।
ठीक है, ये टाइप्स ऑफ एंगल हो जाते हैं। इसके बाद एक और चलो बताता हूँ थोड़ा सा और क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है? बहुत सिंपल है, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री। अब 180 डिग्री एंगल को हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। अब देखो ये चीज़ें पता होती है, बट ये नाम पता नहीं होता है कई बार कि इसको स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। तो आपके लिए मौका है, आप इस चीज़ को सीखिए कि स्ट्रेट एंगल किसको बोला जाता है। अगर इधर ए है, इधर बी है और बीच में ओ है, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री का डबल, दैट इज़ 180। तो यही हो गया स्ट्रेट एंगल। इसी प्रकार मैं आपको एक और बताता हूँ, एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, अब वही जो मैंने वहाँ पे बोला था कि 180 से ज़्यादा हो जाए तो क्या करेंगे, तो इसका डेफिनेशन लिखता हूँ मैं, एन एंगल हुज measure is more than 180 degree is called reflex angle, है कि नहीं? अब 180 डिग्री से ज़्यादा एंगल कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ये ए ओ बी, ये एंगल देखो 180 से ज़्यादा दिख रहा है, तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। तो एंगल ए ओ बी इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री, है ना? एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, लेस देन 3। अब 360 से कम ही होगा ना। आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्स एंगल के बाद और भी 2-3 टाइप के एंगल्स होते हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। चलो, अगला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। पहले चीज़, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि अगर कभी भी दो एंगल्स के जो मेजरमेंट है उसका सम मतलब योगफल अगर 90 डिग्री हो, तो वो दोनों क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो चलो उस चीज़ को मैं लिख देता हूँ यहीं पे कि टू एंगल्स the sum of whose measures is 90 degree are called complementary angles। ठीक है, दो कोनों का योगफल अगर 90 डिग्री हो तो इसका एग्जाम्पल आपको क्या चाहिए? 40, 50, 40 डिग्री और 50 डिग्री को ऐड करोगे तो क्या होगा? 90 डिग्री होगा, है कि नहीं? या अगर ऐसे आपको डायग्राम में चाहिए तो देखो बी ए सी, अगर ये पूरा 90 है तो क्या बोलूँगा कि एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ सी दोनों क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, है ना? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी आर कॉम्प्लीमेंट्री बिकॉज देयर सम इज 90 डिग्री। ठीक है, एक और देखते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री के जैसा ही होता है, बस 90 के जगह पे 180 डाल दो। मीन्स टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री टू ईच अदर इफ सम ऑफ देयर मेजरमेंट इज 180 डिग्री। ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। टू एंगल्स the sum of whose measures is 180 degree are called supplementary angles, अब इसका भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, 50 और 130 डिग्री, है ना? ये दोनों क्या हो गए? सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। अब इसको डायग्राम में देखना है तो कैसा दिखेगा? मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा ही दिखेगा, इसके अलावा भी हो सकते हैं, बट ये भी एक टाइप का एग्जाम्पल हो सकता है। देखो ये एंगल और ये एंगल का सम क्या हो गया? 180 हो रहा था, ये दोनों क्या हो गए? सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता थी तो अभी आपके लिए मौका है, आप इन चीज़ों को समझो, ठीक है, और याद रखो। और
अगर याद रखोगे तो आगे के चैप्टर्स में बहुत काम आएगा। आगे चलो, मैं कुछ और स्टार्ट ही किया तो और भी टर्म्स बता देता हूँ। एंगल बाइसेक्टर्स क्या होता है? पहली बात, बाइसेक्टर का मतलब होता है दो बराबर भाग में विभाजित करना, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर मैं बोलूँगा। अब मैं आपको पहले डायग्राम से बता देता हूँ। चलो, ये कि अगर सपोज ये एंगल है, एंगल AOB, ठीक है। एक्स इसके इंटीरियर में इस प्रकार है, एक पॉइंट एक्स इसके इंटीरियर में इस प्रकार है, ये पॉइंट एक्स है, ठीक है। इस प्रकार है कि ये दोनों एंगल बराबर हो जाए, ठीक है। उस केस में OX लाइन जो होगा वो उसका एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो इसको डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम? रे, अब ये सब क्या है? एक रे है, किरण। OX इज सेड टू बी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB if X is a point in the interior of angle AOB and angle AOX is equals to angle BOX। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो इस तरह से हम लोग एंगल बाइसेक्टर को डिफाइन करेंगे कि कोई भी एक लाइन है, अगर उस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है तो उस किरण को, उस रे को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक बात एक और हो गई। एक और बात करते हैं, चलिए। अगला पॉइंट है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स। अब देखो एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है। पहली बात, एडजेसेंट का मतलब ही होता है कि अगल बगल वाला। अब अगर इस वर्ड का मीनिंग देखो तो एडजेसेंट यही मीनिंग होता है इसका, कि जस्ट बगल वाला। तो देखो, अब जैसे यहाँ पे वही बात हो गई कि कोई भी दो एंगल है, कोई भी दो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल। AO, वापस से चलो एक्स ही लेते हैं, इधर मैं B ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल BOX और AOX क्या होगा? एडजेसेंट एंगल हो गया। तो इस चीज़ को डिफाइन कैसे करेंगे? कैसे करते हैं आप देखिए, इस चीज़ को डिफाइन कैसे करते हैं। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स if first point they have the same vertex। पहली चीज़ क्या होना चाहिए? दोनों का सेम वर्टेक्स होना चाहिए। दूसरा और क्या होना चाहिए? अब ज़रूरी नहीं है कि दो एंगल का सेम वर्टेक्स हो तो दोनों एडजेसेंट ही होगा। एक और पॉइंट होगा, दे हैव कॉमन आर्म। थर्ड पॉइंट, नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। देखिए इस चीज़ का मीनिंग क्या हुआ, मैं समझाता हूँ। ये चीज़ ये बोलना चाहता है कि अगर जो कॉमन आर्म है उसके अलावा जो बाकी दो आर्म बचे, वो दोनों, जो दो आर्म बचे वो दोनों अगर एक तरफ है तो दूसरा अपोजिट साइड में उसका होना चाहिए। आप ही देखो OX के एक तरफ O है तो OB दूसरे तरफ है, दोनों एक ही तरफ नहीं होना चाहिए, तो वो एडजेसेंट एंगल फिर दूसरे तरीके से होगा। तो इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो OX देखो यहाँ पे क्या है, कॉमन आर्म है, OB OA उसके अपोजिट साइड में है, और एक ही वर्टेक्स से, दोनों का कॉमन वर्टेक्स से क्या, O। समझे इस चीज़ को? तो इनको हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। अब ये टर्म पता होगा तो आगे पढ़ाई बहुत आसान हो जाती है, नहीं पता होगा तो आप कई बार कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं ये चीज़ें पहले बता देता हूँ, ठीक है। आगे एक और चीज़ आपको कभी कभी टर्म देखने को मिलेगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, अब ये क्या होता है? अब देखो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की बात करें तो अगर दो इस तरह के लाइन हैं, दो इस तरह के या एंगल्स हैं, जिसको ऐड करने के बाद
अपने को 180 डिग्री एंगल मिले, मतलब एक स्ट्रेट लाइन मिले, एक स्ट्रेट लाइन बने। आपको भी पता है कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, जैसे ए ओ बी सी। अब ये सुन के आपको याद आ रहा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता था कि कोई भी दो एंगल है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों बगल बगल में ही है, वहाँ पे 180 डिग्री एंगल बन रहा था सप्लीमेंट्री एंगल में, सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता था, दो एंगल का सम आता था 180 डिग्री। वो एंगल अलग अलग भी रह सकता है कि ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, इन दोनों अगर ये 130 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, क्योंकि दोनों को ऐड करके 180 आ रहा है, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। बट लीनियर पेयर के साथ ऐसा नहीं है। लीनियर पेयर के साथ क्या है, दोनों एंगल अब क्या होना चाहिए, एडजेसेंट होना चाहिए। एडजेसेंट अभी आपको बताया था क्या होता है। और अगर एडजेसेंट एंगल ऐड होके जो दोनों अलग अलग आर्म है, कॉमन आर्म के अलावा जो दूसरा बता, नॉन कॉमन आर्म जो बचा, वो मिलके क्या बना देना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन बना देना चाहिए, तो उसे हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलो इसको मैं लिख के बताता हूँ, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे। टू एडजेसेंट एंगल्स are said to form a linear pair of angles if their non-common arms are two opposite रे। बात तो वही हो गया ना, 180 डिग्री का टू अपोजिट रेज। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तब वो क्या हो गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गया। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। आगे एक और टर्म होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आगे क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो वो क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी बोलते हैं VOA, कई बार आपको देखने को मिलेगा VOA। तो तभी देखिए कंफ्यूज मत करना कि ये VOA क्या होता है, VOA क्या होता है। क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये टर्म्स पता होना चाहिए। तो देखो, अगर दो एंगल्स का वर्टेक्स सेम हो, दो एंगल्स का वर्टेक्स सेम हो और दोनों बिल्कुल ही अपोजिट हो, है ना। देखो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन इस प्रकार करेंगे कि टू एंगल्स आर कॉल्ड पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स if their arms forms या आर्म्स है तो आर्म्स फॉर्म टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज। अब देखो इस चीज़ का मतलब क्या होता है, मतलब ये अभी आपको मैंने बताया था कि अपोजिट रेज क्या होता है, मतलब कि 180 डिग्री एंगल बन जाए। तो वर्टिकली अपोजिट भी ये होता है कि देखो दोनों आर्म जो है इसका, ये आर्म और ये आर्म को अगर आगे ऐसे बढ़ा दिया हम लोगों ने, तो देखो दो ऐसे बन गए ना। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। तो ऐसे केस को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे दो हो गए, दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए। अगर इसको मैं नाम दे दूँ A, इधर दे दूँ AB और CD कट कर रहा है, राइट, AB और CD कट कर रहा है। तो देखो दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट हुए। AO अगर ये O है, AOC और BOD, और साथ में BOC और AOD, ये दो पेयर ऑफ डिफरेंट वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए। तो ये चीज़ में मैं लिख देता हूँ कि एंगल AOC, देखो ध्यान से, AOC क्या हुआ, AOC एंड एंगल BOD फॉर्म a pair of vertically opposite angle, ठीक है, and also angle AOD and angle BOC form देखो AOD जो मैंने अभी बोला था and BOC form a pair of vertically opposite angle।
है कि नहीं। अब यहाँ पे और भी अच्छी बातें होती है कि देखो अगर हम लोग AOC को, ये AOC को BOC के साथ ऐड करें तो क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। अगर AOD को BOD के साथ ऐड करेंगे तो भी 180 डिग्री एंगल बनेगा। और अगर ये एंगल को इसके साथ ऐड करें तो भी 180 बनेगा। तो बहुत सारे 180 ऐड करने के बाद बनना चाहिए। सवाल ये उठता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये था वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बहुत टाइप के आपको एंगल्स के बारे में बताया। अभी एंगल्स के बाद हम लोग देखते हैं कि एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल विद 2 पैरेलल लाइंस, है ना। पहले चीज़ 2 पैरेलल लाइंस से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर नॉर्मल ही 2 लाइंस को, चलिए देखते हैं इस चीज़ के बारे में। पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि अगर 2 लाइन है, ऐसे 2 लाइन्स हैं, उन दोनों लाइन को एक थर्ड लाइन इस प्रकार कट करता है तो क्या क्या नाम बोला जाता है, आप वो चीज़ को समझो। क्या क्या नाम किसको बोलते हैं वो चीज़ को समझो। पहली चीज़, जो लाइन 2 लाइन को कट कर रहा है उसे हम लोग नाम देते हैं, डिफरेंट कलर यूज़ करता हूँ मैं, ट्रांसवर्सल। ठीक है, आपको ये सब पता होना चाहिए कि कभी भी 2 लाइन को एक थर्ड लाइन कट कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसवर्सल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे। तो उसका डेफिनेशन आपको चाहिए तो अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स 2 और मोर गिवन पैरेलल लाइंस और नॉन पैरेलल लाइंस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ओके, आगे एक और टर्म होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है वो देखो। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है कि अगर 2 एंगल सेम ही साइड में है, अगर 2 एंगल सेम ही साइड में है तो उस केस में, और एक लाइन के ऊपर है दूसरा लाइन के नीचे। मैं आपको समझा देता हूँ, चलो इसको कुछ नाम देते हैं कि दिस इज एंगल 1, दिस इज 1, दिस एंगल इज 5, दिस एंगल इज 1। चलो ऐसे ही दे देते हैं 2, 3, 1 मिनट। अब जब 1 लिख ही रहे हैं तो ये करने की ज़रूरत नहीं है ना, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। 4, ये 5, 6, 7, 8। अब ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक और टर्म, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। 1 और 5, देखो ध्यान से, ये एंगल और ये एंगल। अब अभी से याद रख लो कि 1 और 5 क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग। और भी ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। एंगल 4 एंड एंगल 8 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो 4 और 8 उसी प्रकार का हो गया। उसी प्रकार एंगल 2 एंड एंगल 6 आर ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और एक और हो जाएगा कितना, कौन सा, एंगल 3 एंड एंगल 7 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये 4 डिफरेंट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो अब आपको ये पता होना चाहिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है। ठीक है, ये सबको क्या बोला जाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोला जाता है। आगे दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट था, करस्पॉन्डिंग एंगल ये होता है। दूसरी बात देखते हैं, दूसरा बात क्या होता है। एक और होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये क्या होता है ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट का मतलब पता है क्या होता है, ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़ के दूसरा। 1 मिनट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये क्या होता है, देखो ध्यान से। अब हम लोग एंगल 3, इंटीरियर एंगल मतलब क्या हुआ, अंतःकोण। इंटीरियर एंगल मतलब क्या हुआ, अंतःकोण। और एक्सटीरियर एंगल का मीन्स क्या हुआ, बाह्य कोण, बाहर का एंगल। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल का होता है मतलब अल्टरनेट का 3 और 5। 3 और 5 क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप खुद ही सोचो, अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के दूसरा, इसके बाद इसमें क्या, वो थोड़ा अलग से दिख रहा है ना, बाहर का, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया, है ना। और उसी प्रकार एक और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, कौन सा, 2 एंड 8। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। ये चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी होंगी, बट अभी अपने सिलेबस में है तो मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। और अगर आपको इससे पहले इन चीज़ों में डाउट रहता था तो अच्छा हुआ कि आप ये आराम से अभी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सकते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, एंगल 3 एंड एंगल 5
एंगल 3 एंड एंगल 5 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और दूसरा एंगल 2 एंड एंगल 8 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये दो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाते हैं। और एक और टर्म होता है को इंटीरियर एंगल्स। अब को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, अब ध्यान से देखो, ये चीज़ मैंने आपको 5th पोस्टुलेट में भी बताया था कि को इंटीरियर एंगल क्या होता है। कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज़ में, समझना है अच्छे से कि ये एंगल और ये एंगल एक ही तरफ के जो अंदर के दो कोण हो गए ना, एक ही तरफ के दो अंतः कोण, मतलब ग्रीन वाला और वाइट वाला, ग्रीन और ये वाइट, ये क्या हो गया, दोनों को इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, तो इस चीज़ को कैसे लिखेंगे बताओ, क्या क्या होगा को इंटीरियर एंगल्स, एंगल 2 एंड 5, एंगल 2 एंड एंगल 5 आर को इंटीरियर एंगल्स, एंड एंगल 3 एंड एंगल 8 आर को इंटीरियर एंगल्स। देखो 3 और 8, 3 और 8 को इंटीरियर एंगल, 2 और 5 को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे मैंने फिर से रिपीट करता हूँ, 3 बातें बताई आपको। पहला, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, देखो आप इस डायग्राम में देखें तो 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, आपको आगे भी याद रखना है। अगर थोड़ा और दूसरे डायग्राम से देखना है तो जैसे यहाँ देखो, तो ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ठीक है, उसी प्रकार एक और करस्पॉन्डिंग एंगल ये और ये हो गया, ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। और देखना है तो ये और ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, और एक और देखना है आपको तो ये और ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो ग्रीन ग्रीन करस्पॉन्डिंग एंगल इसमें, और ब्लू ब्लू करस्पॉन्डिंग एंगल, वाइट वाइट करस्पॉन्डिंग एंगल, और येलो येलो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपको चाहिए क्या होता है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वापस से 2 लाइन्स हैं। मैंने एक बार भी ये शब्द यूज़ नहीं किया है कि 2 पैरेलल लाइन्स है, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने। कोई भी 2 लाइन है तब, और एक लाइन उसको कट कर रहा है। तो अल्टरनेट एंगल्स में वापस से दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये और ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए, और उसी प्रकार ये और ये भी अल्टरनेट एंगल्स हो गए। सेम कलर का अल्टरनेट एंगल्स है कि नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब अंतः को। और को इंटीरियर एंगल की बात करें तो को इंटीरियर एंगल कैसा दिखेगा, वापस से 2 लाइन्स है, एक ट्रांसवर्सल कट कर रहे हैं। तो को इंटीरियर एंगल्स का क्या हो गए, ये और ये, इसको बोलेंगे को इंटीरियर एंगल्स, मतलब एक ही तरफ के अंतः को, अगर आसान भाषा में देखें तो। और ये भी को इंटीरियर एंगल्स हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझा कि ये सब डेफिनेशन होता है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि ये सब नाम क्या ज़रूरत क्या है। ये सब नाम का ज़रूरत होता है, अब मैं टॉपिक यूज़ करता हूँ एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल विद 2 पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस के बारे में बात करूँगा, 2 पैरेलल लाइंस। अब देखो ये चीज़ को कैसे डिफाइन करते हैं। अब अगर 2 पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस आपको पता है समांतर रेखाएं, ये और ये, उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। अब मैं कुछ नाम दे देता हूँ इसको कि पी क्यू लाइन एक ट्रांसवर्सल है, लाइन थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ उसे, ये और ये। तो पी क्यू मैंने बोल दिया कि ट्रांसवर्सल है, ए बी सी और सी डी 2 लाइन्स हैं। अब मैंने आपको अच्छे से बता रखा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, 3 पॉइंट मैं बताता हूँ। पहला पॉइंट ध्यान से देखना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर दोनों पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है, मीन्स यहाँ पे गिवन है क्या, इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, अगर 2 पैरेलल रेखाएं हैं, एंड पी क्यू इज़ अ ट्रांसवर्सल, पी क्यू इज़ अ ट्रांसवर्सल, देन पहला पॉइंट क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या क्या होने वाला है, ये एंगल इसके इक्वल रहेगा, है ना, ये एंगल इसके इक्वल रहेगा। और क्या होगा, और दूसरी बात अगर देखें तो ये एंगल इसके इक्वल रहेगा। तीसरी बात देखें तो ये एंगल इसके इक्वल रहेगा। और चौथी बात देखें तो ये एंगल इसके इक्वल रहेगा।
ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए और ये आपको याद रखना है, कभी नहीं भूलना है कि जो सेम कलर के मैंने आपको एंगल दिखाए वो सब इक्वल रहने वाला है। दूसरा पॉइंट होगा कि जो मैंने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दिखाया था वो भी इक्वल होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल अगेन। अब क्या क्या इक्वल होगा, अब ध्यान से देखो। अब ये जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैंने क्या क्या बताया था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताया था ये और ये, तो ये भी इक्वल रहेगा, है ना, ये भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। समझ में आ रहा है आपको, तो ये भी क्या रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है। अब जैसे मैंने आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल एक बार बताया था, तो यहाँ पे एक और बात आप जान लो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, ये और ये हमेशा इक्वल रहेगा। साथ ही ये एंगल भी क्योंकि इसके अपोजिट है तो ये भी इक्वल रहेगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा और मैं पॉइंट ऐड करता हूँ कि अब मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल बताया, ऑल्टरनेट एंगल को इक्वल बताया, तो ये वाइट वाला इस वाइट के इक्वल होगा। और साथ ही अगर मैं बोलूँ कि ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल रहेगा, आप कंफ्यूज मत करना, मैं एक काम करता हूँ, इसको एक ही कलर से बता देता हूँ क्या क्या एंगल इक्वल रहने वाला है, वो आप यहाँ पे देख लो। देखो जो भी येलो कलर के लाइंस हैं वो सारी इक्वल रहेंगे, क्या क्या, अब देखो ये और ये तो वर्टिकली अपोजिट हो गया, ये इक्वल रहेगा। अब इस एंगल की बात करें तो ये तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ना, तो वो ऑलरेडी इक्वल रहेगा। तो देखो, और ये वाला बात करें तो ये इसके लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, तो देखो जो भी येलो कलर के एंगल्स हो गए वो सब इक्वल रहेगा, समझे, जो भी येलो कलर्स वाला है वो सब इक्वल रहेगा। मैंने आपको पहले करस्पॉन्डिंग अलग से बताया, फिर ऑल्टरनेट अलग से बताया, उन दोनों को मिक्स करने पे ऐसा कुछ हो रहा है। उसी प्रकार अगर दूसरा कलर हम लोग ले लें, कौन सा ले, ग्रीन लेते हैं, तो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है तो इसके इक्वल रहेगा, और ये इसके लिए करस्पॉन्डिंग है तो इसके इक्वल रहेगा, और ये भी उसके लिए करस्पॉन्डिंग है तो इसके इक्वल रहेगा। तो सारे ग्रीन वाले इक्वल, सारे येलो वाले इक्वल, सारे ग्रीन वाले इक्वल और सारे येलो वाले भी इक्वल। और एक और अच्छी बात कि एक एंगल ग्रीन का और एक एंगल येलो को अगर ऐड कर दें तो वो 180 डिग्री होता है। यही थर्ड पॉइंट था, यही थर्ड पॉइंट है कि सम ऑफ अ पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था को इंटीरियर एंगल क्या था, ये एंगल और ये एंगल, और साथ में ये एंगल और ये एंगल, तो इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा और इन दोनों का सम भी हमेशा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट ये भी बोल सकता हूँ कि ग्रीन कलर, एक एंगल कोई भी आप ग्रीन कलर लो और एक एंगल कोई भी येलो कलर लो, उनका सम 180 डिग्री होगा। अब इस चीज़ को अच्छे से सोचना, ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से सोचना, आपको समझ में आएगा कि एक एंगल ग्रीन कलर का और एक एंगल येलो कलर का हमेशा उनका सम क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो आज मैंने यहाँ तक बताया, आप इसका अच्छे से नोट्स लिखो, वही आपके लिए होमवर्क है। और फिर ठीक है, नेक्स्ट डे मिलते हैं इसके बाद। टिल देन थैंक यू सो मच, और आप इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और वीडियोस को लाइक कीजिए, है ना, और इसी प्रकार रिस्पांस देते रहिए। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट डे मिलते हैं।